हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज क्रैश कोर्स के अगले सीरीज में मैं आज 7वां लेक्चर लेने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो मैंने पिछले क्लास के टॉपिक में मैंने ये बताया था कि ये जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था वो साइक्लिक ना होकर लीनियर चेन मिला हुआ था, एक रेखीय चेन मिला हुआ था। अच्छा, मैंने बताया था कि ये ग्लूकोज के पास जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप है और अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैंने ये भी बताया था जहाँ कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं आपस में और रिएक्शन करके बनाते हैं हेमी एसिटल को। याद है कि नहीं? याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो आप बार बार रिवीजन करते रहें। समझ में आया बात? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कहा जाता है कायदे से पढ़ाई करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो बस एक ही गाना गाते फिरोगे लास्ट में, सुन रहा है न तू क्यों रो रहा हूँ मैं। बस यही गाना आप गाते रहोगे। इसलिए कहता हूँ कायदे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा कर पढ़ाई करो, रिवीजन बार बार करते रहो। किसी भी चीज़ का रिवीजन अगर लगातार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, तो वो आपको मतलब जो है बेस्ट रूप से आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आज समझाने जा रहा हूँ कि मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, CHO ग्रुप होते हैं, वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं। और बताए थे अल्कोहल के साथ, ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये एल्डिहाइड्स हैं, डिहाइड्स ग्रुप हैं, और ये एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलकर एक बनाता है, निर्माण करता है, हेमी एसिटल का निर्माण कर लेता है, हेमी एसिटल का निर्माण कर लेता है। और ये हेमी एसिटल बनने के साथ ग्लूकोज में जब हेमी एसिटल बनता है तो साइक्लिक चेन का निर्माण हो जाता है। हमने यहाँ तक आप लोगों को समझाया था, और ये समझाया था हेमी एसिटल कैसे बनता है। मैंने बताया था कि एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और एक ग्रुप क्या था? H ग्रुप था। और इधर हमने बताया था कि एक अपने मन से R1 ग्रुप आप जोड़ लो, ठीक है, इसको बोल दो R2 ग्रुप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हेमी एसिटल कैसे बना हुआ था, जरा याद होगा आप लोगों को। तो हमने बताया था कि ये कार्बन के पास 4 वैलेंसी पूरा हो चुका है। कार्बन के पास कितने वैलेंसी पूरे हो चुके हैं? 4 पूरे हो चुके हैं। मतलब कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिया है। अब कार्बन को ये बोलेगा अल्कोहल कि ऐसा करो, एक बॉन्ड मेरे साथ बनाओ। तो कार्बन बोलेगा नहीं, मेरा चारों कंप्लीट है। बोला किसी तरह से जुगाड़ कर लो, मुझे एडजस्ट कर लो अपने साथ। तो बताए थे ये अल्कोहल बोलेगा ऐसा करो, हाइड्रोजन तोड़ लो। बोला नहीं, हाइड्रोजन नहीं तोड़ूंगा, ये हमारे साथ बहुत पहले से मौजूद है, इसे नहीं तोड़ सकता। बोलेगा अच्छा ऐसा करो, ये R1 जो आया है इसको तोड़ के हटाओ, हमें वहाँ शामिल करो। बोला नहीं, R1 को भी नहीं तोड़ सकता, R1 का बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा है, उसका अच्छा बनता है, इसलिए उसको नहीं हटा सकता। तो बताए थे ना कि ये कार्बन कहता है ऐसा कर सकता हूँ, ऑक्सीजन से तुम रिक्वेस्ट करो, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड अगर ऑक्सीजन हटा लेता है तो हमारे पास एक पोजीशन खाली हो जाएंगे, वहां तुम आके जुड़ जाना। तो इसने क्या कहा कि डबल बॉन्ड के पास गया और बोला, ऑक्सीजन के पास गया और बोला कि ऐसा करो ऑक्सीजन भाई, एक बंधन आप तोड़ लो। ऑक्सीजन ने जवाब दिया एक बंधन तोड़ लेंगे तो हम असंतुलित हो जाएंगे, हम अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को, हम ऑक्सीजन हैं, हमें 2 बंधन बनाना होगा। तो इसने कहा कि आप फिक्र मत करो, आपके पास 2 बंधन होंगे, मैं दे दूंगा एक हाइड्रोजन आपको और आप बना लेना इसके साथ। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं C, ये पे R1 ग्रुप लगा हुआ है, ये H ग्रुप लगा हुआ है, कोई दिक्कत। यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ लेता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देता है ये अल्कोहल ग्रुप। यहाँ से हाइड्रोजन ये ट्रांसफर कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन देख रहे हो, इसको ये ट्रांसफर कर देगा यहाँ पर
और यहाँ जो ग्रुप बच जाएगा, कौन सा ग्रुप बचेगा, R2O। तो यहाँ OR2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा ये वाला ग्रुप। और ये यही कहलाता है हेमी एसिटल। क्या कहलाता है, हेमी एसिटल का निर्माण कर लिया, इसी का नाम होता है हेमी एसिटल कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। तो चलो आज मैं यहाँ समझाता हूँ कि हेमी एसिटल बनने से क्या फ़ायदा। सर ग्लूकोज में भी हेमी एसिटल बनेगा, हाँ जी बनेगा। सर क्यों बनेगा, क्योंकि ये ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ है। इसके पास बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, हाँ सर है। अच्छा, क्या ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल दोनों मिलकर हेमी एसिटल नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं सर। तो सर बताइए कहाँ पे ये हेमी एसिटल का निर्माण करेगा। तो बउआ माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पर ये याद रख लेना है, ये एल्डिहाइड ग्रुप था 1 नंबर पोजीशन पर। ये एल्डिहाइड ग्रुप पड़ोसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जितना भी इंसान बदमाशी करता है वो घर छोड़ के करता है, कुछ घर छोड़ के करता है ताकि हमारे घर वाले नहीं देखे। पता है कि नहीं पता है, आप लोग भी करते होगे ऐसे, हाँ, अपने घर को छोड़कर, अपने मोहल्ला को छोड़कर दूसरे मोहल्ला में जाकर उत्पात मचाना, बदमाशी करना आप लोगों की निशानी है। तो उसी प्रकार से ये यहाँ का एल्डिहाइड किसके साथ नहीं रिएक्शन करेगा, ये अगल बगल पड़ोसी वाले के साथ नहीं करेगा। ये डायरेक्ट जो 5वें नंबर के कार्बन है वहां अल्कोहल, देखो ना यहाँ 5वां ये हो गया और 6वां लास्ट में, तो ये 5वें अल्कोहल के साथ 5वें नंबर पर जो OH ग्रुप है वहां पर एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन करके बना लेगा हेमी एसिटल। आप बोलोगे सर कैसा रिएक्शन होगा, आप यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर था एल्डिहाइड, ये कार्बन था, एल्डिहाइड था और इसके पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन। तो हमने क्या बताया था, हेमी एसिटल बनने के समय डबल बॉन्ड टूटता है, ये डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा सिंगल बॉन्ड के साथ। तो बताए थे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कौन दे देगा, अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन ने बोला था कि हमें डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए अल्कोहल बोला चिंता मत करो ऑक्सीजन भाई, जो हाइड्रोजन है मैं दे दूंगा। तो ये अल्कोहल, ये जो OH ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप था, इसको हाइड्रोजन किसने दे दिया, अल्कोहल, और यहाँ क्या बन गया, OH। अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ लटक गया और ये जो एक पोजीशन कार्बन का खाली हुआ वो कार्बन पर 5वां नंबर के ऑक्सीजन जो है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप था, देखो ना ये हाइड्रोजन दे दिया इसको, हाइड्रोजन किसको दे दिया, एल्डिहाइड को, और वहां पे उस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लेकर डबल बॉन्ड तोड़ दिया और वहां पे ये ऑक्सीजन जो बचा ये वाला, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ गया किसके साथ, पहला नंबर कार्बन के साथ। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ OH ग्रुप था कि नहीं था, ये हाइड्रोजन ही तो यहाँ गया था। तो ये टूटने के बाद यहाँ सिर्फ क्या बच गया है, यहाँ बच गया है केवल और केवल O ग्रुप बच गया, ऑक्सीजन, और ऐसे करके ये जुड़ गया है 5वें कार्बन पे। तो याद रख लेना बउआ क्या, कि जब भी ग्लूकोज में हेमी एसिटल का निर्माण हो जाता है तो ग्लूकोज का चेन पहले सीधा हुआ करता था, अब सीधा ना हो कि वो जुड़ गया है, साइक्लिक हो गया है। कहाँ कहाँ जुड़ा है, 1 नंबर का कार्बन, 1 नंबर का कार्बन 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ गया है। किसके नंबर से, 5वें। देखो ना यहाँ पे 1 नंबर का कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ गया है। और 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ने के बाद ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर साइकिल की तरह गोल गोल घूमते रहो, गोल गोल। साइकिल क्या है, साइकिल का मतलब होता है गोल गोल घूमते रहना, चक्कर मारते रहना। अब ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका फायदा क्या, सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्या एग्जाम में पूछेंगे। हाँ, ये सब एग्जाम के ही टॉपिक हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कि जब ग्लूकोज ओपन चेन था, एक लंबा सीधा श्रृंखला वाला चेन था, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप थे, अल्कोहल ग्रुप थे। एल्डिहाइड ग्रुप ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, हेमी एसिटल बनाया, और जैसे ही ग्लूकोज के सीधी श्रृंखला वाले चेन ने अल्कोहल के साथ मिलकर रिएक्शन किया तो निश्चित रूप से वो सीधी नहीं होके अब क्या हो गया,
एक चेन, एक साइकिल के रूप में हो गया। इसी को कहा जाता है मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब चक्रीय संरचना कहा जाता है। ये जुड़ गया। अब ये दोनों सिरा इसका फ्री नहीं है, इसका 1 नंबर का सिरा और 5 नंबर का सिरा जुड़ गया है, और 5 नंबर के सिरा के बाद एक CH2OH ग्रुप जो है बाहर निकल गया। देखो ना, ये ऐसा लगेगा लटक गया है साइकिल में, ये लटक गया यहाँ साइकिल में। बोलोगे सर यहाँ दो दो आपने संरचना बनाया है। दो दो संरचना इसलिए बनाया है कि एक बार जो फर्स्ट नंबर कार्बन पे है, आप देखो फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है, एक बार राइट साइड में, यहाँ गौर करना, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में। इस संरचना में क्या है, लेफ्ट साइड में है और इसमें राइट साइड में, और कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, सेम सब कुछ सेम। ऐसे करने से इसका नाम तो ग्लूकोज होता ही है। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। क्या नाम है, दोनों का नाम एक्चुअली में ग्लूकोज है। इसका भी नाम ग्लूकोज है और इसका भी नाम ग्लूकोज है। बस फर्क कहाँ है, इसको कहा गया है अल्फा। हम जानते हैं ये डी ग्लूकोज है। आपने क्या पढ़ा था, डी ग्लूकोज ही तो पढ़ रहे थे ना, याद है टॉपिक में डी ग्लूकोज, याद है। तो ये भी डी ग्लूकोज, ये भी डी ग्लूकोज। फर्क इस बात का है, राइट साइड में OH ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं, और लेफ्ट साइड में फर्स्ट कार्बन पर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप जुड़ता है तो इसको बीटा का नाम देते हैं, और कोई फर्क नहीं है। तो जब कभी भी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो वहां से हमें दो संरचना देखने को मिलता है, दो संरचना वाला ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरे का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, गोल पढ़ाई करो ठीक है। तो क्या हो गया, हमें क्या मिला है, हम क्या बता रहे हैं, अच्छे समझना, अच्छे से सुनना। हम क्या बता रहे हैं, ग्लूकोज एक ओपन चेन था, ठीक, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक, हाँ सर। उसमें अल्कोहल भी था, हाँ सर था। दोनों ने रिएक्शन किया, हाँ सर। क्या बनाया, हेमीएसिटल बनाया, हाँ सर। अच्छा कहाँ कहाँ पर मतलब जो कहाँ के कार्बन अल्कोहल ग्रुप रिएक्शन किया आपस में, सर 1 नंबर पे एल्डिहाइड और 5वां नंबर का अल्कोहल, दोनों रिएक्शन किया, दोनों जुड़ गया। सर जुड़ने से क्या फायदा हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, लीनियर नहीं बना। अब लीनियर से क्या हो गया, साइक्लिक बना, और साइक्लिक बना तो दो तरह की संरचना मिले। सर कैसे दो तरह की संरचना मिले, पहला नंबर पर, पहला कार्बन पर जो OH ग्रुप है, एक राइट साइड होगा और दूसरा लेफ्ट साइड होगा। अगर राइट साइड है तो इसका नाम होगा अल्फा, और लेफ्ट साइड होगा तो नाम रख दिए बीटा। तो एक का नाम पड़ गया अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम पड़ गया बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया, नहीं आया, अच्छे से समझ लो बउआ। एक का नाम अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरे का नाम बीटा, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब हम केवल डी ग्लूकोज की बात करेंगे तो याद रखना डी ग्लूकोज जो होगा वो एक लीनियर चेन होगा, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज हमने कह दिया या बीटा डी ग्लूकोज किया तो आप इतना बात समझ लेना कि उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है। उसने एल्डिहाइड और अल्कोहल के साथ मिलकर रिएक्शन करके साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल गया है। फर्क यहीं पे है। अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी ये सिर्फ डी ग्लूकोज हम बोल देंगे। डी ग्लूकोज आपको लीनियर चेन देखने को मिल गया, ये लीनियर चेन है, ठीक है। अगर हमने अल्फा डी या बीटा डी ग्लूकोज कह दिया, सर साइक्लिक बन चुका है। हाँ जी, कहाँ कहाँ कार्बन रिएक्शन किए हैं, कहाँ कहाँ के अल्कोहल ग्रुप ने रिएक्शन किया है। 5वां नंबर का कार्बन का अल्कोहल ग्रुप फर्स्ट नंबर के एल्डिहाइड ग्रुप से क्या किया है, रिएक्शन करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दो प्रकार के मिला है, एक अल्फा डी ग्लूकोज मिला है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज मिला है। क्लियर हो गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको और अच्छे से हम समझा रहे हैं डायग्राम को, आप एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और वहां पे डायग्राम में लिख देंगे, एक का नाम अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज पर राइट साइड में फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड,
और बीटा में फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड, और सारी संरचना सेम है, कुछ नहीं है। अच्छा, वास्तव में ये तो हम दिखाए कि इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना होगा, लेकिन इसके रियल साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है क्या? चलिए दिखाता हूँ रियल कैसे बनता है, किस तरह से ये रियली में इसका स्ट्रक्चर दिखता होगा ग्लूकोज का साइक्लिक, उस बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अब देखो, ये तो बात कह दिया है, क्या कहा है? सेम चीज कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप के साथ, कितने नंबर का? फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप के साथ इंट्रामोलिकुलर, अंतरा अणुवीय, मतलब जो है अंदर ही अंदर जो रिएक्शन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही रिएक्शन होने लग जाता है, उसको कहते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब आपस में ही, अंदर में ही, जब एक ही मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होगा आपस में अंदर ही अंदर, उसको इंट्रा कहा जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, इंटरमोलिकुलर कहलाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप के साथ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर हेमी एसिटल का निर्माण कर साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना कि ये लीनियर चेन वाला ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कब बदल जाता है। ये लीनियर चेन वाला ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में तभी बदलेगा जब हेमी एसिटल का निर्माण करेगा। और ये हेमी एसिटल का निर्माण कब करता है? जब पहला नंबर के मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है पांचवें कार्बन के OH के साथ रिएक्शन करता है तो हेमी एसिटल बनता है, और हेमी एसिटल का बनना ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, इसके बनने के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? तो यहाँ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, वास्तव में आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तब बोलोगे सर ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, जरा आप हमें समझाओ। तो बुआ इसको हम समझा रहे हैं, आप घबराओ मत, कैसे ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 6 कार्बन लेना है। कितना लेना है? अब देखो ये क्या हुआ है, हम जानते हैं हेक्सागोनल, आप बनाओ हेक्सागोनल। क्या बना रहे हैं? हेक्सागोनल। ठीक है, अच्छा हेक्सागोनल मतलब जानते हैं इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजा है और 6 कॉर्नर। आप देख लो, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ, 2 3 4 5, और ये 6 वाला होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे देखो हम बताते हैं, एक कार्बन यहाँ पर C, एक कार्बन कहाँ पे? पहला नंबर पे, ये कि पहला कार्बन होगा C। सर लिख दो यहाँ पर C है। ठीक है, दूसरा नंबर पे यहाँ एक कार्बन होगा सर। ठीक है, यहाँ भी कार्बन। तीसरा नंबर पे यहाँ भी कार्बन होगा। चौथा नंबर पे यहाँ होगा। पांचवा नंबर पे यहाँ होगा। सर छठवां कार्बन कहाँ होगा? मैं दिखाता हूँ कहाँ होगा। तो चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कार्बन है। एक ये पहला नंबर के कार्बन हैं। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा नंबर का कार्बन हो गया, ये तीसरा नंबर का कार्बन होगा, ये चौथा नंबर का कार्बन, ये पांचवा नंबर। और बताए थे छठवां नंबर तो लटक गया था ना। आप जरा याद करो, पहला और पांचवा रिएक्शन क्या था? छठवां नीचे में लटका हुआ था CH2OH। तो पांचवा के ऊपर क्या है, यहां पर छठवां हो जाएगा CH2, ऐसा CH2OH। CH2OH आपको ये लटका हुआ मिलेगा कहां पर? पांचवें कार्बन पर। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। देख लो, काउंट करो ना, काउंट करो ना। सर तब ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे याद करो, एकदम अच्छे से याद करो, यहाँ पर तो एक ही ग्रुप आने वाला है, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि हमने बताया था पहला कार्बन, ये देखो पहला कार्बन है क्या? पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, यहाँ देखो पहला कार्बन और पांचवा कार्बन जुड़ जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझाए थे, कुछ बाहर चीज नहीं है, बहुत आसान है बउआ, पढ़ो ना अच्छे से, समझ में आएगा। ठीक है, देखो ना हमने क्या बताया था, पहला नंबर का कार्बन पांचवें कार्बन के साथ जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, और पांचवें नंबर पे जो कार्बन है उससे छठवां कार्बन लटक जाता है, बाहर निकल जाता है CH2OH, और ऐसा संरचना मिलता है। आप देखो यहाँ पे मैंने बताया था
एकदम अच्छे से देखो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो ना। क्या बताया था मैंने भैया, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो छठवा कहाँ है, छठवा तो यही ना लटक गया है, 6 और 5। पहला कार्बन और पांचवा कार्बन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ देखो गौर करो, पहला कार्बन पांचवा कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और ये छठवां जो ग्रुप है, छठवां कार्बन CH2OH जो है वो बाहर के तरफ लटक गया है। यही चीज तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पहला कार्बन पांचवा कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और छठवां कार्बन पे जो CH2OH लगा हुआ है, ये छठवां कार्बन पे OH जो ग्रुप लगा हुआ है वो साइकिल से बाहर चला गया। साइकिल तो 1 और 5 के बीच में ही ना बना था, साइकिल कहाँ बना था, 1 और 5 के बीच में ही तो घूम रहा था। छठवां तो बाहर निकाल दिया, बोला जाओ, तुमसे रिएक्शन नहीं किया, तुम साइकिल से बाहर रह जाओ। तो यहाँ पे बोला, और क्या करेंगे, यहाँ पर सब में HOH ग्रुप लगा देना है। हमको क्या लगाना है यहाँ पे HOH, फिर यहाँ पे HOH, फिर यहाँ पे OH लगा देना, फिर यहाँ पर HOH लगा देना। काम खत्म, काम खत्म। यहाँ पर क्या हो गया, HOH ग्रुप जो है लग गया है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या लगा है, पहला ये कार्बन था, सॉरी, पहला क्या है, यहाँ पर ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, और ये छठवां है। पांचवा से पहला जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, और कहाँ पे HOH जो है लगा हुआ है। देखो ना, सब पे HOH लगा हुआ है। और इस तरह से जो संरचना बनेगा, आप देखो, ये पांचवा हो गया और यहाँ पे H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से एक चीज समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर मिला, इसी का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज कहा गया। इसको क्या कहा गया, अल्फा डी ग्लूकोज नाम दिया गया है। सर बोले, सर बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो क्या बताए थे, बस पहला नंबर कार्बन पर OH ग्रुप अगर उल्टा हो जाता है तो वो बीटा डी हो जाता है, अगर बीटा डी का उल्टा हो गया तो अल्फा डी हो जाएगा। तो देखो, सेम स्ट्रक्चर बनाऊंगा एकदम, आप भी सीख लो ना एक हेक्सागोनल बनाने के लिए। सर मुझे तो आता है, आप सीखो। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को आता है, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और लास्ट में CH2OH, छठवां कार्बन है, ये 6। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप यहाँ पे गौर करना, ध्यान करना, जो पहला नंबर का कार्बन ये वाला, इस पर OH ग्रुप अगर ऊपर लगा दे, यहाँ पर पहला वाला पे नीचे की तरफ था, और पहला वाला पर OH ग्रुप ऊपर की तरफ लगा दे और हाइड्रोजन को नीचे लगा दे, बाद बाकी सब जगह सेम इसी की तरह। यहाँ पर नीचे OH, H ऊपर, फिर यहाँ OH ऊपर, यहाँ H नीचे, फिर यहाँ पर OH नीचे, H ऊपर, और यहाँ H। फर्क पहला कार्बन के OH पे। अगर ये ऐसा मिलेगा तो इसी का नाम हम लोग दे देंगे, क्या देंगे, बीटा डी ग्लूकोज का नाम दे देंगे, बीटा डी ग्लूकोज का नाम देंगे। क्लियर हुआ, दोनों संरचना साइकिल के तरह है, दोनों सिरा जुड़ गया, वो ओपन नहीं था। पहला कार्बन का सिरा और पांचवा कार्बन का सिरा ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें अंतर क्या है दोनों स्ट्रक्चर में, एक को कहा गया अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को कहा गया बीटा डी ग्लूकोज। सर अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होगा और बीटा डी ग्लूकोज में अंतर क्या है, तो मैंने बताया था, पहला नंबर का कार्बन चेक करो, पहला नंबर का चेक करो ना, पहला नंबर पे OH ग्रुप नीचे और पहला नंबर पे OH ग्रुप ऊपर। अगर OH ग्रुप नीचे है,
उसको अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। अगर OH ग्रुप ऊपर है, बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। एक में राइट से याद है ना, उधर राइट से लेफ्ट करके दिखाए थे, यहाँ भी आप देख लो, नीचे ड्रॉ कर देना अल्फा कह देना, ऊपर ड्रॉ कर देना बीटा कह देना। कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और ये डायग्राम बनाना आप लोग सीख लेना, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप एक षष्ठभुजा वाले संरचना बनाओगे, मतलब हेक्सागोनल बनाओगे। और हेक्सागोनल में क्या करना है, ध्यान रखना है, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन को जोड़ोगे किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। जुड़ गया दोनों में। और बताए थे पांचवा कार्बन से छठवां कार्बन को लटका देना ऊपर की ओर, CH2OH, और बाद बाकी पे HOH ग्रुप जो है लगा देना आप लोग। अब HOH ग्रुप लगा दोगे, एक बार पहला कार्बन पे ऊपर और पहला कार्बन पे नीचे करना। ऊपर करोगे बीटा डी और नीचे करोगे अल्फा डी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? उतार लिया आपने? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कमेंट करके बताओ क्या क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर मिला, इसको आपस में हम लोग कहते हैं पायरेनोज का नाम देते हैं। एकदम अच्छे से समझ लेना, ये दोनों स्ट्रक्चर है ना, दोनों स्ट्रक्चर को हम कॉमनली एक साथ बोल सकते हैं, पायरोनोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरेनोज कहा जाता है। दोनों संरचना को एक साथ क्या बोलेंगे? दोनों संरचना को एक साथ क्या बोलेंगे? पायरेनोज का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पायरेनोज। ये दोनों संरचना एक ही है। पूछा जाता है ये पायरेनोज क्या है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को ही पायरेनोज कहा जाता है। जैसे DNA और RNA को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? DNA और RNA को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में DNA भी आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड में RNA भी आ रहा है। उसी तरह से पायरेनोज जो नाम दिया गया है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को एक साथ मिला के क्या नाम देते हैं? ये पायरेनोज को कहते हैं। ये एनोमर होते हैं आपस में। बोलेगा सर ये क्या आ गया है? एक बार ले लो ये पायरेनोज के साथ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यहाँ पर एक अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, और दोनों को हम एक साथ क्या नाम दे रहे हैं? दोनों को एक साथ हम पायरेनोज का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं? पायरेनोज का नाम दे रहे हैं। दोनों संरचना को हम लोग पायरेनोज कह सकेंगे। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। लिया आपने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ूं? ठीक, चलिए। अब ये क्या कह रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज जो है और बीटा डी ग्लूकोज है, आपस में एनोमर होते हैं। एनोमर मतलब दोनों का संरचना सेम एकदम बिल्कुल, बस पहला नंबर पे अंतर होगा, पहला नंबर कार्बन पे डिफरेंस होगा, ये एनोमर होगा। पहला नंबर कार्बन पे ही तो ग्रुप उल्टा पुल्टा है, एक का ऊपर दूसरे का नीचे, और बाद बाकी क्या है? सेम है, इसलिए इसको कहा गया एनोमर्स। क्या बोला गया है? ये जो पायरेनोज होते हैं आपस में एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स का मतलब ये है पहला नंबर कार्बन पे OH जो ग्रुप होगा वो उसका पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। थोड़ा सा क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलने वाला है। इसलिए ये दोनों आपस में एनोमर्स होते हैं। तो ये याद रख लेना, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। और इस दोनों को क्या कहा जाता है? पायरेनोज कहा जाता है। एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को सम्मिलित क्या कहते हैं? पायरेनोज कहते हैं। पूछा जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है? एनोमर्स होता है। आपको समझ में आया? पूछा जाएगा अल्फा डी मतलब पूछेगा डी ग्लूकोज का संरचना कैसा होता है? लीनियर होता है। पूछा जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज का संरचना कैसा होता है? साइक्लिक होता है। पूछेगा बीटा डी ग्लूकोज का संरचना कैसा होता है? साइक्लिक होता है। पूछेगा क्यों होता है साइक्लिक, तो आप बता देना साइक्लिक इसलिए होता है क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं? हेमी एसिटल का निर्माण करके 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर जुड़ जाते हैं, इसलिए हेमी एसिटल का निर्माण करके साइक्लिक बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब ये कहा जाता है PPL लाइट पर, कौन से लाइट पर? PPL प्लेन पोलराइज लाइट पर जब अल्फा डी ग्लूकोज को रखा जाता है, मतलब
जब अल्फा डी ग्लूकोज और पीपीएल लाइट गुजारा जा रहा है, और बीटा डी ग्लूकोज से भी जब गुजारा जाता है तो दोनों लाइट में रोटेशन अलग अलग मिलता है। हमने बताया था ना एक्सपेरिमेंट में, वो इंस्ट्रूमेंट में दिखाया था, पीपीएल लाइट निकला था। एक बार रखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज ट्यूब में रखेंगे और से पीपीएल लाइट गुजारेंगे। पीपीएल लाइट में इसमें रोटेशन दिखा देगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और उसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज से भी अगर पीपीएल लाइट गुजारेंगे फिर लाइट अलग रोटेशन दिखाएगा। दोनों में अलग अलग, समान नहीं है समान है, इसलिए तो बोले ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली आइसोमर है वो, ये आपस में होते हैं। क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, देखो ना, फॉर्मूला में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस आपको नजर आ रहा है बिहेवियर, लाइट के बिहेवियर में। कौन से लाइट में? पीपीएल लाइट में। अगर पीपीएल लाइट अल्फा डी ग्लूकोज से गुजारो, आपको घूर्णन प्राप्त होगा, आपको रोटेशन प्राप्त होगा, वो लाइट डाइवर्ट कर जाएगा अपने पोजीशन से, रोटेट हो जाएगा। बीटा डी से भी पास कराओ, बीटा डी से भी रोटेट हो जाएगा, लेकिन दोनों का अलग अलग रोटेशन मिलेगा, एंगल अलग अलग, सेम एंगल नहीं मिलेगा। तो यही कह रहा है पीपीएल लाइट पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का रोटेशन जो होता है, घूर्णन जो होता है, अलग अलग मिलता है, दोनों का रोटेशन सेम नहीं होता है। ये दोनों ऑप्टिकली आइसोमर्स के ही तरह काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब है ये दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये पीपीएल लाइट में नेचर बदल जाता है इसका, इससे कुछ अलग रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज से, और बीटा डी ग्लूकोज से अलग रोटेशन, दोनों का रोटेशन अलग अलग है। माय डियर फ्रेंड, दिमाग में घुसा लेना, बउआ बच्चा मेरा नूनू, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, खोपड़ी तोड़ दूंगा आऊंगा तो, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग जो है अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन मुझे दुख होता है कि आप लोग हमें नोट्स भेजते नहीं हो। आप एक बार खींचकर एक पेज को तो भेजो, तब ना देखूंगा कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है। आप लोग मतलब मुझे नोट्स भेज सकते हैं, जहां से भी देख रहे हैं बना के भेजें, तब मैं देखूंगा कि नहीं आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब क्या कहा जाता है? अब कहा जाता है कि साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन पॉजिटिव मिलता है। बोलेगा सर कितना रोटेट कर गया? अल्फा डी ग्लूकोज को जब प्लेन पोलराइज लाइट में रखेंगे तो लाइट कितना रोटेट करेगा? 112 डिग्री पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा ये लाइट। जा रहा था सीधा, ऐसे आ रहा था, ये घूम के लाइट ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे घूमता एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, मतलब घड़ी के दिशा में घूम जाता है लाइट। और कितना घूम जाता है? 112 डिग्री। याद रखना 112 डिग्री, इसलिए कहा गया ये डेक्सो रोटेटरी है, पॉजिटिव है, 112 डिग्री मिला है। डेक्सो रोटेटरी क्या मिला है? 112 डिग्री, मतलब पॉजिटिव 112 डिग्री में। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज का रोटेशन भी डेक्सो रोटेटरी है, लेकिन वो 112 डिग्री रोटेट नहीं किया, प्लस 19 डिग्री रोटेशन को दिखा रहा है। याद रखना हम क्या बताए थे कि दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड से, कौन कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी ग्लूकोज से जब पीपीएल लाइट गुजारेंगे तो पीपीएल लाइट क्या होगा? रोटेट कर जाएगा, घूर्णन किसी एंगल से मुड़ जाएगा। तो कितना मुड़ेगा भैया? तो अल्फा डी ग्लूकोज से 112 डिग्री घड़ी की दिशा की तरफ मुड़ेगा, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। इसके बताए थे ना कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव रोटेशन कहते हैं, डेक्सो रोटेटरी कहते हैं। अगर निगेटिव मिलता, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करता, तो उसको कहते हैं लीबो रोटेटरी, निगेटिव कहा जाता है। बहुत मारूंगा मैं, आऊंगा घर पे तो। आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर आपने तो बताया था, मेरा गलती है। ऐसा नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर गाना गाते घूमोगे लास्ट में, सुन रहा है ना, क्यों रो रहा हूं मैं। समझ आ गया बात? इसलिए पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए बउआ कि हमने थोड़ा सा मेहनत कर देता। आप लोग सुनते होगे, आप हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो आईएएस ऑफिसर होता। तो भैया क्यों गलती किया? पढ़ लेता पहले। इसलिए बोलते हैं आप लोग भी ये कहानी बच्चों को मत सुनाना
कि अगर थोड़ा सा मैं ध्यान देता तो आज मैं डीएम होता, कलेक्टर होता। ध्यान दे दो, समझ आया बात, कहानी मत सुनाओ ये। चलो ठीक है, अब क्या है, अब आगे समझाता हूं। ये साइक्लिक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 कायरल कार्बन होते हैं। अब ये कायरल कार्बन भी बताया था हमने। कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन कायरल होते हैं जिसमें 4 ग्रुप अलग अलग जो है ग्रुप लगे होंगे, ऐसे कार्बन को कायरल। साइक्लिक ओपन चेन में कितना मिला था? ओपन चेन में भी हमें 4 मतलब कायरल कार्बन मिले थे सर। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में पूछेंगे कितने कार्बन कायरल हैं, तो बोलेगा सर ऐसा कि चेक कर लेते हैं, 5 कार्बन, यहाँ वहां 4 था, यहाँ 5 हो जाएगा। अब सर कैसे 5 होगा, आप जरा बताइए। अच्छा, इसलिए अगर 5 कार्बन कायरल हैं तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या क्या होगी? आप जरा बताओ। ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्मूला हमने बताए थे सर। ऑप्टिकल आइसोमर का आपने, ऑप्टिकल आइसोमर ओ आई का फॉर्मूला आपने बताया था 2 का पावर n, और n बराबर कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कितना है? 5 है, तो 2 का पावर 5 बराबर टोटल 32। सर ऑप्टिकल, ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बना है इसमें 32 ऑप्टिकल आइसोमर हैं। हाँ है सर, ये 32 मतलब जो है 32 कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिसका स्ट्रक्चर अलग सेम होगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, केमिकली बिहेवियर सेम होगा, रासायनिक और भौतिक रूप से समान होगा। लेकिन सर उससे पीपीएल लाइट गुजारेंगे 32 में अलग अलग रोटेशन मिलेगा। हाँ ऐसा ही होने वाला है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास 32 कंपाउंड मिलेंगे और सब कुछ सेम मिलेगा, बस एक ही चीज इसमें अलग अलग, 32 में अलग अलग मिलेगा। क्या? जब इन 32 कंपाउंड्स को अलग अलग एक एक करके आप पीपीएल लाइट गुजारोगे, सबसे लाइट का डिफ्रैक्शन अलग अलग मिलेगा, उसका रोटेशन अलग हो जाता है। यही मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमर का। तो यहां पे आप देखो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने ऑप्टिकल आइसोमर है। आप पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि ग्लूकोज के ओपन चेन में कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। सर 2 का पावर 4 मतलब 16। बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? सर 32। पूछेंगे क्यों 32? बोलेगा सर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन 5 है, इसलिए 2 का पावर 5 हो गया, 32 हो गया। सर ओपन चेन में कितना होगा? सर ओपन चेन में कायरल कार्बन 4 था, इसलिए वहां 16 था। सर अब बताओ कहां पे आप मतलब जो ये 5 कैसे हुआ? तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि 5 कायरल कार्बन कैसे मिला है। इसके लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये कार्बन कायरल है या नहीं है? ये कार्बन कायरल है कि नहीं? हाँ सर है कायरल। ये हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप, OH अलग ग्रुप, ये वाला इधर एक अलग ग्रुप बनेगा, ये वाला अलग ग्रुप। देखो ना, 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है कार्बन? हाँ सर बना हुआ है। एक से H जुड़ा है, एक से OH जुड़ा हुआ है, ये 2 ग्रुप हो गया। एक ये वाला सारा का सारा ग्रुप हो जाएगा, ये वाला, और एक ये वाला ग्रुप हो जाएगा सारा का सर। देखो ना 4 क्या 4 अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कार्बन कायरल हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना, हमने बताया था बउआ ये चीज, आप एकदम अच्छे समझो। ये कार्बन कायरल है, स्टार मार्क कर देता हूँ, ये कायरल कार्बन। अच्छा ये कार्बन बताओ कायरल है कि नहीं है? हाँ सर ये भी है, इसमें भी अलग अलग 4 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप होगा, और इधर एक अलग ग्रुप आके जुड़ गया है, 4 अलग अलग हैं। सर ये भी कायरल कार्बन है, तो बउआ इसको भी मैं क्या कर देता हूं, इसको स्टार मार्क डाल दूंगा। ये वाला देखो, ये भी सर कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। कितने कायरल हो गए? 1 2 3 4 5। सर ये 6वां कार्बन कायरल नहीं है क्या? नहीं है। आप देखो ना 6वें कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब सेम ग्रुप जुड़ गया। बताए थे ना सेम ग्रुप नहीं जुड़ना चाहिए, अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल्स आके जुड़ना चाहिए। यहाँ पर 6वें पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, ये कायरल नहीं है। इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन हैं? तो याद रख लेना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो होता है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कार्बन कायरल होते हैं। 5 कार्बन कायरल कार्बन है। क्या है? 5 कार्बन कायरल
कार्बन है और ये 5 कार्बन कायरल कार्बन है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर का क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्टिकल आइसोमर बराबर 2 का पावर n, और 2 का पावर n, n के जगह 5, तो कितना हो गया? 32। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के 32 ऑप्टिकल आइसोमर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के कितने ऑप्टिकल आइसोमर है? 32 आइसोमर है बउआ, ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक शब्द आता है म्यूटा रोटेशन। बोलेगा सर ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है? अब देखो म्यूटा रोटेशन कुछ नहीं है, अब मैं समझाता हूं म्यूटा रोटेशन क्या होता है। देखो हम क्या बताए थे? म्यूटा रोटेशन क्या है, अब यहां पे मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं थ्योरी पे आऊं, ठीक है। अच्छा, पता है आपको ओपन चेन, जो ग्लूकोज का ओपन चेन था, ग्लूकोज का कौन सा चेन था? ओपन चेन। अब पता है ओपन चेन का रोटेशन कितना होता है? अगर ओपन चेन को पीपीएल लाइट से गुजारेंगे तो पीपीएल लाइट पता है 52 डिग्री प्लस का रोटेट कर जाएगा। कितना? 52 डिग्री प्लस रोटेशन, मतलब डेक्सो रोटेटरी है ये। 52 डिग्री रोटेशन दिखाता कौन? ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज। और पता है मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन सा? हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका बात करते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं। और पता है अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन क्या है? हमने बताया है 112 डिग्री। कितना हो रहा है? अरे बताओ ना, 112 डिग्री नहीं बताया था, प्लस का कितना डिग्री? 112 डिग्री रोटेशन। उसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज का भी बताया था, बीटा डी ग्लूकोज का रोटेशन जल्दी से बताओ। सर बीटा डी ग्लूकोज का तो प्लस 19 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? प्लस 19 डिग्री रोटेशन को दिखाता है, ठीक है। ये 19 डिग्री रोटेशन है, सब डेक्सो है, ये भी डेक्सो। प्लस जहां प्लस लग गया डेक्सो, जहां माइनस लग गया लिवो, ठीक है। अब एक चीज यहां पे बताओ, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज से ओपन चेन के तरफ आते हैं तो इसका क्या नजर आ रहा है? इसका रोटेशन घट गया। 112 था, ओपन चेन के तरफ आए, घट गया रोटेशन। अच्छा, ये घटता जाता है, किधर? घटता जाता है किधर? अल्फा डी ग्लूकोज से हम ओपन चेन के तरफ जब गति करते हैं तो रोटेशन घटता जाता है। लेकिन अगर हम बीटा डी से हम ओपन चेन की तरफ आते हैं, बीटा डी का प्लस 19 और 52, तो बताओ बढ़ा या घटा? सर ये तो बढ़ गया, तो यहाँ बढ़ जाता है। और यही घटना केमिस्ट्री के अंदर म्यूटा रोटेशन के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ये 2 मार्क में पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि म्यूटा रोटेशन से आप क्या समझते हो। 2 मार्क में पूछेगा तो आप सिंपल सा बात बताना, म्यूटा रोटेशन क्या है बताना। अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन 112 डिग्री प्लस होता है, डेक्सो होता है, लेकिन ओपन चेन का क्या होता है? प्लस 52 डिग्री होता है। तो जब हम अल्फा डी ग्लूकोज से ओपन चेन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका रोटेशन घट जाता है, और बीटा डी ग्लूकोज से ओपन चेन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका रोटेशन बढ़ जाता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत ये घटना ही कहलाता है क्या? म्यूटा रोटेशन का नाम दिया गया है। एकदम अच्छे से म्यूटा रोटेशन का नाम दिया गया है। अच्छे से बेटा एकदम इसको याद कर लेना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 2-2 मार्क में अगर पूछ देगा, अगर आप इसको नहीं मतलब कर पाओगे, कितना दुख होगा मुझे कि मैंने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया और आपने उसको नहीं किया है। और ये सब 2-2 मार्क के हैं, आप कुछ नहीं जाता, 2 मिनट भी आंसर लिखने में नहीं जाएगा आपका। तो क्या कहेंगे म्यूटा रोटेशन? तो इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या देंगे डेफिनेशन? सर इसका डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि जब अल्फा डी ग्लूकोज से हम ओपन चेन की तरफ बढ़ते हैं तो उसके रोटेशन जो है 112 डिग्री से 52 डिग्री हो जाता है, अर्थात घट जाता है। और जब बीटा डी ग्लूकोज से ओपन चेन की तरफ बढ़ते हैं तो 119 से
52 डिग्री होता है, मतलब बढ़ जाता है। केमिस्ट्री में ऐसी घटना को ही, इस घटना को ही म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और नोट्स में अच्छे से लिखेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ूं क्या? अरे बोलो ना, आगे बढ़ूं? चलिए मैं बढ़ता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखो यहां पर के देखो, ग्लूकोज का रोटेशन कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन 112 से ओपन चेन की तरफ किधर बढ़ा, 52 डिग्री हो गया। और बीटा डी ग्लूकोज का 19 डिग्री से ओपन चेन 52 डिग्री हो जाता है। और यही रोटेशन को, यही घटना को ही हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। और ये डायग्राम आपको बनाना है, 2 मार्क ऐसे नहीं मिल जाते फ्री में, आप ये बनाना, ये लिख लेना। क्या लिखना? अल्फा डी ग्लूकोज से ओपन चेन की तरफ बढ़ने पर रोटेशन जो है घटता है, 112 से कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। सेम उसी प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज से ओपन चेन की तरफ बढ़ने पर रोटेशन मतलब बढ़ जाता है, कितना, 19 डिग्री से 52 डिग्री। और यह घटना म्यूटा रोटेशन कहलाती है। और इसको लिखने के बाद आप ये बना देना स्ट्रक्चर कि अल्फा डी ग्लूकोज 119 डिग्री, सॉरी 112 डिग्री था ना, 119 नहीं है, 112 डिग्री है, 112 डिग्री है। और ओपन चेन 52 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज 19 डिग्री है। अब जब 112 से 52 की तरफ बढ़े, घट गया, और 19 से 52 की तरफ बढ़े, बढ़ गया। ये आपको बना देना एग्जाम में। क्लियर हो रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपने नोट्स में सुंदर सुंदर अपने हाथों से अच्छे मोती के तरह राइटिंग से आप इसको उतारेंगे, बनाएंगे। ठीक है, लिया आपने? आगे बढ़ो क्या? चलिए, ये म्यूटा रोटेशन आपको समझ में आ गया है। अच्छा, अगला नंबर है कीटोहेक्सोज का। हम लोगों ने डी ग्लूकोज को पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने जा रहे बुआ? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कीटोहेक्सोज पढ़ने जा रहे हैं। और कीटोहेक्सोज का, कीटो का मतलब सर नाम से ही क्लियर है, आपने पहले ही बताया था। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? कीटोन्स होंगे। क्या कौन होंगे? कीटोन्स होंगे। और इसमें कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन परमाणु होंगे। कितने कार्बन एटम्स होंगे बुआ? 6 कार्बन। और 6 कार्बन के लिए हेक्सोस और कीटोन ग्रुप के लिए कीटोस। तो बताओ क्या नाम देंगे? अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्या था? एल्डिहाइड था कि नहीं था? उसमें एल्डिहाइड था, CHO ग्रुप था। और 6 कार्बन थे, इसलिए नाम था एल्डोहेक्सोज। अब 6 कार्बन ही हैं और उसमें कौन सा ग्रुप लग गया? कीटोन ग्रुप लग गया। अब उसी का नाम होगा कीटोहेक्सोज। पहले हमने पढ़ा था एल्डोहेक्सोज, अब पढ़ूंगा कीटोहेक्सोज। और कीटोहेक्सोज का बेस्ट एग्जांपल है डी फ्रुक्टोज, मतलब फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज वही शुगर है जो फ्रूट में पाया जाता है, याद है? आप कमेंट करके बताना मिल्क शुगर किसे कहा जाता है। मैं देखूंगा आपका कमेंट और आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप ये याद रख लेना, हमने क्या बताया था? मिल्क शुगर क्या होता है, और टेबल शुगर क्या होता है, और फ्रूट शुगर क्या होता है। आप लोग कमेंट में देखना, मैं सबको मतलब जो है हार्ट भेजूंगा। अगर जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं हार्ट भेजूंगा उसे। ठीक है, आप कमेंट में आप जवाब देना। तो ये याद रख लेना, कीटोहेक्सोज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? फ्रुक्टोज है। कौन सा फ्रुक्टोज? डी फ्रुक्टोज आता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कीटोहेक्सोज क्या होता है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं। डी फ्रुक्टोज में क्या होता है? सेम घटना, सेम चीज है बउआ, बस वहां पे कीटोन्स ग्रुप लग जाएंगे। कहां लग जाएंगे? यहां पे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटोहेक्सोज की। कीटोहेक्सोज की बात करते हैं। कीटोहेक्सोज में मतलब क्या? इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे? कीटोज हेक्सो में वो मतलब फंक्शनल जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन्स है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है? कीटोन है, CO। ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसको कहा जाता है कीटोन्स ग्रुप है। और इसके पास कितने कार्बन के परमाणु हैं? 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 कार्बन के लिए हेक्सोज
और फंक्शनल ग्रुप के लिए कीटोन ग्रुप के लिए कीटोज, इसका नाम कीटोज एल्कोहल। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डी फ्रुक्टोज। क्या नाम है? डी फ्रुक्टोज। अच्छा, आप ये भी आप कमेंट करके जवाब देना, कमेंट करके बताना कि एल्डोहेक्सोज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। एल्डोहेक्सोज के एग्जाम्पल्स क्या हैं आप बताना। ये पूछ देता है ग्रुप, ये पूछ देगा क्या कि अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसे पूछ देगा कि डी ग्लूकोज में कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आपने नहीं पढ़ाई किया अच्छे से, आपको ले डूबेगा वो। अगर ये पूछ देगा कि डी फ्रुक्टोज में या फ्रुक्टोज में कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चौपट, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करना है। याद रखना कि हमारे कीटोज में कीटोहेक्सोज के बेस्ट उदाहरण क्या है? डी फ्रुक्टोज। और डी फ्रुक्टोज में कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे? कीटोन्स ग्रुप होंगे। सॉरी, कौन से ग्रुप होंगे? कीटोन्स ग्रुप जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। याद है? इतना आपको समझ में आया? अब ये कैसा होगा कि सर ये इसका स्ट्रक्चर बनाओ। बहुत आसान है बाबा, बहुत आसान है, बहुत इजी। हम जानते हैं ना, यहाँ पर आप क्या कर देना, CH2OH ग्रुप लगा देना, और यहाँ पर CO ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है। और उसके बाद क्या करना है? CH2OH, CH2 क्या, सॉरी, CHOH का क्या करना है? CHOH करना है। फिर CHOH, बताओ कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4। एक और लगाना CHOH, और लास्ट में क्या लगाओगे? CH2OH। बस फर्क क्या है, यहां पर जो है पहला नंबर पे नहीं होके यहाँ कीटोन सेकेंड वाले कार्बन पे, ये कीटोन्स है। और ये जो आपके स्ट्रक्चर बने हैं ये क्या है? डी फ्रुक्टोज के हैं। किसके स्ट्रक्चर है बुआ? डी फ्रुक्टोज के। समझ में आया ये कैसे बना है? सब कुछ सेम सेम, देखो ना, सब कुछ सेम सेम। क्या क्या सेम सेम भैया? HOH HOH HOH, लास्ट में CH2H ये कम करते थे। और वहां पे पहला एल्डिहाइड था, यहाँ पहला एल्डिहाइड नहीं, दूसरा ग्रुप कीटोन्स होंगे यहाँ पे, और पहला में CH2OH। यही तो संरचना है। आप देखो ना, आप देखो ना, बस यहाँ पे उल्टा पुल्टी कर दिया, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे जब गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा। CH2OH CHOH 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 और CO और लास्ट में CH2। हमने इसको पहले पलटा दो, कुछ नहीं, आप इधर इसको इस सिरा को इधर कर दो, इस सिरा को इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हो आप। ये तो लिखने का तरीका है, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला को। तो आपको ये समझ में आ गया ये किसके ये फॉर्मूलाज हैं? ये फॉर्मूलाज होगा, फॉर्मूला वही है C6H12O6। ये जो फ्रुक्टोज है, क्या फॉर्मूला है इसके? मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। वहां एल्डिहाइड था, यहाँ कीटोन है, इसलिए नाम है कीटोहेक्सोज। और इसका एग्जाम्पल है डी फ्रुक्टोज। और ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर किसका बनाए थे हम लोग? ये स्ट्रक्चर बनाए थे डी फ्रुक्टोज का। और इसमें कायरल कार्बन की संख्या आप काउंट करोगे, इसमें कायरल कार्बन की संख्या 3 मिलेगी, और इसके ऑप्टिकल आइसोमर 8 मिलेंगे। और डी फ्रुक्टोज के टोटल 8 आइसोमर मतलब कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ देखो ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ देखो ये कार्बन कायरल है या नहीं है? सर ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 H है और 2 सेम ग्रुप जुड़ा है, तो ये कायरल नहीं है। ये बताओ कायरल है? हाँ सर ये कायरल है। क्यों? क्योंकि एक H और दूसरा OH है, इधर एक अलग ग्रुप, इधर एक अलग ग्रुप। देखो ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका, सर ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ पे H लिख दो, नीचे में OH कर दो। देखो ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? क्या ये कार्बन कायरल हैं? सर हैं कायरल कार्बन। ये होगा सर, ये भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं, कायरल होगा। ये होगा सर, हाँ ठीक है। ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ देखो ना C डबल बॉन्ड O है। ये क्या है? C डबल बॉन्ड। इसमें तो 3 ही ग्रुप लटका हुआ है ना, एक ऑक्सीजन है, एक ये वाला, एक ये वाला। एक ऑक्सीजन जुड़ा है, और एक ये वाला ग्रुप है, और एक ये वाला है, 3 ही है। ये कायरल कार्बन नहीं है। इसको बताओ सर, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये कीटोन्स वाला नहीं है, ये नहीं है। तो बताओ कितने कायरल कार्बन? सर 3 कायरल कार्बन, 1 2 और 3। और ये 3 कायरल कार्बन हैं,
तो बताओ इसके ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे? सर इसके ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या आपने फॉर्मूला बताया था 2 का पावर n, और n बराबर यहाँ 3 निकला, तो 2 का पावर 3 बराबर 8। तो बताओ इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं? इसके 8 ऑप्टिकल आइसोमर हैं। इसका मतलब फ्रुक्टोज में 8 ऐसे कंपाउंड हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसका मतलब रासायनिक प्रॉपर्टी सेम, उसका भौतिक और रासायनिक दोनों गुण सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन पीपीएल लाइट से गुजरने पर सबका रोटेशन अलग अलग है। 8 कंपाउंड का रोटेशन जो है अलग अलग दिखाएगा पीपीएल लाइट में। इसलिए आप लोग याद रखना कि हम पूछेंगे डी फ्रुक्टोज के ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? 8 होते हैं। पूछेंगे कि सर मतलब जो है, हम पूछेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर का कितना होता है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी कितना होता है वो आपको मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से जो है आप लोग अच्छे से नोट्स के रूप में तैयार कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले सकते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही क्लास। कल आपसे मिलते हैं, इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एनर्जी के साथ पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।